वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट, दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग यूपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज में थर्ड मॉड्यूल कवर करने जा रहे हैं, दैट इज वीकली करंट अफेयर्स। सो एक सप्ताह का जितने भी करंट अफेयर्स है जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, उसको आज हम लोग प्रेजेंट करेंगे इस लेक्चर में। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर weekly current affairs of September 2025. So let's begin. Agenda of the day. First, that is, what do you know about first made in India Vikram 32-bit chip? So भारत में जो बना है विक्रम 32-bit चिप, इसका मतलब क्या होता, व्हाट डज इट मीन? यदि इसके बारे में हम लोग समझेंगे तो इससे पहले हमें 2009 से जो अभी तक जो यूज हो रहा है, दैट इज 16-बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर को समझना होगा। तो ये जो 16-बिट विक्रम 1601 जो माइक्रो प्रोसेसर, इसी का अपग्रेडेड वर्जन क्या है? विक्रम 32-बिट चिप है। सो सेमिकॉन इंडिया 2024 के समारोह में यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर इन्होंने मोमेंटो प्रेजेंट किया, किसको? प्राइम मिनिस्टर को। और इसमें विक्रम 32-बिट प्रोसेसर का ये मोमेंटो था। किसको प्रेजेंट किया गया? मोदी जी को प्रेजेंट किया गया, समझ गया। और ये माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया है? ये बनाया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इसरो प्लस सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ऑफ चंडीगढ़। तो दोनों का ही कोलैबोरेशन से ये अपग्रेडेड माइक्रो प्रोसेसर बना है, दैट इज विक्रम 32-बिट प्रोसेसर। और इससे पहले 16-बिट विक्रम 1061 माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा था सिंस 2009। और ये किस में यूज किया जाता है जी? ये एवियोनिक्स सिस्टम ऑफ इसरो लॉन्च व्हीकल। तो जो इसरो का जो लॉन्च व्हीकल है, जो रॉकेट में है, अभी तक ये यूज हो रहा था। और अब जो इसरो लॉन्च करेगी कोई भी सैटेलाइट को, तो उसमें 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज होगा, समझ गए। सो दिस द रिफ्लेक्शन ऑफ मेक इन इंडिया, भारत में बना है जी, भारत का ये कोलैबोरेशन है, इसरो प्लस सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ऑफ चंडीगढ़। नेक्स्ट, एज यू कैन सी, मेगा मिलिट्री पैरेड बाय चाइना। तो चाइना ने एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स को ये पैगाम दिया है, ये मैसेज दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आगे है ही, आपको अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आर्म फोर्सेस में भी आपसे हम पीछे नहीं हैं, समझ गए। तो चाइना ने फर्स्ट टाइम मॉडर्न वेपनरी, एग्जाम्पल जेट फाइटर्स, मिसाइल और जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हार्डवेयर से डायरेक्ट दिखता है कि चाइना भी यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज कर रहा है। हम मिलिट्री वारफेयर में तो बेहतर है ही, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बेहतर है, एट द सेम टाइम मॉडर्न वेपनरीज में भी हम लोग बेहतर है, समझ गए। यस, फर्स्ट टाइम हाई प्रोफाइल मॉडर्न वेपन्स को शोकास किया गया, समझ गए। एंड इस समारोह में 26 फॉरेन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो 26 फॉरेन लीडर्स, ये सभी ऑथोरिटेरियन रिजिम से आते हैं जी, यानी कि जस्ट लाइक जैसे जी जिनपिंग जिस तरह चाइना को टोटलिटरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में कंट्रोल किया, उसी तरह बाकी लीडर्स भी 26 लीडर्स भी इसी टाइप के लीडर्स ने समिट में अटेंड किया है, पैरेड में अटेंड किया है। लाइक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, लाइक नॉर्थ कोरियन सुप्रीम लीडर एंड लीडर्स फ्रॉम ईरान, मलेशिया, म्यांमार अटेंडेड अमंग मैनी अदर। तो 26 कंट्रीज के जहां ऑथोरिटेरियन रिजिम है वहीं के लीडर्स को आके ये पैरेड को अटेंड किए थे। और ये कब हुआ था जी? ये हुआ था 3 सितंबर को। कब हुआ जी? 3 सितंबर को। और ये 80th एनिवर्सरी था जिस तरह चाइना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर जो विजय प्राप्त किया, जो कंट्रोल किया,
उसी का ये 80th एनिवर्सरी था और इसी 80th एनिवर्सरी में चाइना ने अपने वेपन्स का, अपने मिलिट्री ट्रूप्स का एक नज़ारा पेश किया है और वो चैलेंज करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स को कि हम ना ही सॉफ्टवेयर में पीछे हैं, ना ही इलेक्ट्रॉनिक में पीछे है, ना ही माइक्रो प्रोसेसर में पीछे, ना ही सेमीकंडक्टर में पीछे है। एट द सेम टाइम हम आर्मी में पीछे नहीं हैं, वेपन्स में भी हम बहुत आगे हैं जी। समझ गए, ये सो कास्ट चाइना की तरफ से। नेक्स्ट वन, जीरो ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट। तो कॉटन इंपोर्ट पे भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब कोई भी ड्यूटी लगने नहीं जा रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी लगने नहीं जा रहा है। इससे पहले 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगता था जी, और अब ये फैसला लिया गया कि दिसंबर 31 2025 तक कॉटन के ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा, कॉटन के ऊपर जीरो ड्यूटी लगेगा जी। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये कि जो हमारा कॉटन प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्शन वो कम हुआ है। आमतौर पे भारत कॉटन को एक्सपोर्ट भी करता है, एट द सेम टाइम इंपोर्ट भी करता है। हम इंपोर्ट कम करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, और जो भी इंपोर्ट करते हैं वो लॉन्ग स्टेबल कॉटन को इंपोर्ट करते हैं। समझ गए? बट यहाँ हमें समझना होगा कि इस बार 2024 और 25 का यदि एस्टिमेट किया जाए तो बस 311 लाख बेल्स हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कितना हुआ था? 336। इसका मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है कॉटन का वो कम हो गया, इसलिए ये फैसला लिया गया है। सबसे अधिक जो भारत का प्रोडक्शन हुआ था ये 2013 और 14 के फाइनेंशियल ईयर में हुआ था जी, 398। और 2002 और 3 में जैसे ही हम लोग बीटी कॉटन जैसे ही हम लोगों ने लॉन्च किया कॉटन कल्टीवेशन में, तो उसके बाद हमारा जो कॉटन का जो प्रोडक्शन वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एज यू कैन सी, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन हाइब्रिड्स के वजह से हमारा जो यील्ड है वो काफ़ी बढ़ा है। एग्जाम्पल 302 kg पर हेक्टेयर से 366 kg पर हेक्टेयर इंक्रीज हुआ है। और मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचा है? मैक्सिमम किस ईयर तक पहुंचा है? 2013 और 14 तक। बट उसके बाद क्या हो गया? हमारा जो कॉटन प्रोडक्शन वो घट गया, कॉटन प्रोडक्शन कम हो गया जी। उसके बाद हम साफ डिक्लाइन देख सकते हैं, 450 kg लेवल हो गया जी। कहाँ? 566 kg 2013 और 14 में, और गिर के नीचे होके कितना हो गया? 450 kg हो गया। इसके पीछे रीजन है बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी पेस्ट अटैक, दैट इज पिंक बुलवर्म प्लस वाटरफ्लाई एंड इन एडिशन विथ फंगल पैथोजेंस। तो क्योंकि बहुत सारे पिंक बुलवर्म अटैक होने की वजह से कॉटन प्रोडक्शन कम हुआ है हमारा। समझ गए? तो ये इसी कारण से अब भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, यानी कि जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगने जा रहा है कॉटन पे। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट, एज यू कैन सी, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली इन द न्यूज। ये जो संस्था है फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल्स ग्लोबली, ये भी न्यूज में बना है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि रामन मैग्सेसे अवार्ड इस संस्था को दिया गया है। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसको हम लोग एजुकेट गर्ल्स भी कहते हैं, इनको रिसेंटली रेमन मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है और फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस तरह का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज जस्ट लाइक नोबेल प्राइज इन एशिया। समझ गए? और क्यों? हाँ, पर व्हाट रीजन, किस रीजन के वजह से दिया है? तो कल्चरल जो स्टीरियोटाइप है उसको सरपास करते हुए गर्ल्स के एजुकेशन, वुमेन के एजुकेशन के ऊपर काम किया है इस संस्था ने। इलिटरेसी और स्किल्स को इम्पार्ट किया है महिलाओं के अंदर। समझ गए? और एट द सेम टाइम मालदीव से भी शाहीना अली को दिया गया और फिलीपींस से फ्लेविनो एंटोनियो ला वेलेनावा, इनको भी दिया गया है। तो भारत से फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली नंबर 1। दूसरा, 2 इंडिविजुअल्स, एक मालदीव से भी दिया गया और एक फिलीपीन से भी दिया गया, इनको भी दिया गया है जी। और किस लिए दिया गया है? फॉर देयर पब्लिक सर्विस।
और इससे पहले भारत में कई पर्सनालिटी को ये अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, जैसे अरविंद केजरीवाल को भी मिला था ये, दिल्ली के सीएम। इससे पहले जर्नलिज्म में रवीश कुमार को भी मिल चुका है ये। एट द सेम टाइम जो एक्टिविस्ट है पेजवादा विल्सन, एंड इन्वायरमेंटलिस्ट एंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को भी ये अवार्ड मिल चुका है जी। ये अवार्ड कब लॉन्च हुआ था, कब बना था ये? 1958 में बना था, और ये एशिया का इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज है, एज आई सेड, समझ गया। और ये इसलिए दिया जाता है ताकि आउटस्टैंडिंग लीडरशिप को रिकॉग्निशन मिले, और जो कमिटेरियंस कंट्रीब्यूशन यानी कि सोसाइटी के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है एशिया में, इसके लिए भी दिया जाता। जहां तक सवाल है स्टेक होल्डर्स का, तो ये अवार्ड कब बना था? 1957 में बना था। किसने बनाया था? रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने, एंड along with फिलीपींस गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो अवार्ड का जो नाम है रेमन मैग्सेसे, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे फिलीपींस का, इनके नाम से ही ये अवार्ड दिया जाता है। और प्रत्येक साल, हर एक साल ये अगस्त 31 को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार एक इसको मिला, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला, और 2 इंडिविजुअल्स को मिला है, वन फ्रॉम फिलीपींस एंड वन फ्रॉम मालदीव्स। नेक्स्ट, एज यू कैन सी, अभी एक रिसेंट स्टडी हुआ था जी ऑन हॉस्पिटल इन्फेक्शन, और जो रिपोर्ट आया है वो बहुत चौंकाने वाला रिपोर्ट था, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के स्थिति के हिसाब से। यानी कि इंडियन हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो एज यू कैन सी 7 ईयर का ये स्टडी रहा, 7 साल तक स्टडी हुआ। हाँ, एम्स प्लस फंडेड बाय CDC ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और अभी आंकड़ा, अभी रिपोर्ट जारी किया गया है। सो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल में जम्स अटैक हो रहे, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, समझ गए, बिकॉज ऑफ द ट्यूब्स, बिकॉज ऑफ द सेंट्रल लाइन ट्यूब्स इंसर्टेड फॉर क्रॉनिक कंडीशंस। अच्छा, इसको समझते हैं लेमन टर्म्स में, आसान भाषा में समझते हैं इसको, कि मान लीजिए कि 100 जो पेशेंट्स और वो 100 डेज तक रुके हुए हैं हॉस्पिटल में, तो टोटल जो सेंट्रल लाइन डेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 1000 हो जाएगा, करेक्ट। सो इंडिया में ये पाया गया कि बिकॉज ऑफ द सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, यानी कि जो ट्यूब के वजह से लगभग 9% पर 1000 सेंट्रल लाइन डेज में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो आंकड़ा है 1% से भी कम है। तो इससे साफ साफ दिखता है कि भारत के हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शंस को लेके ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लिया जा रहा, समझ गए, प्रिकॉशंस नहीं लिया जा रहा। अबाउट 40%, लगभग 40% जो पेशेंट्स है वो CLAB ऐसे BI से डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं जी, सेंट्रल लाइन ट्यूब्स के वजह से मर रहे हैं, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की वजह से मर रहे हैं जी। और ये एक्चुअली प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है यदि ठीक ढंग से हैंड वॉश किया जाए, ग्लोव्स पहना जाए ठीक से, समझ गया, और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स को लिया जाए, तो ये इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है, इस डेट को कम किया जा सकता है, समझ गए। तो ये जो आंकड़ा है ये आई ओपनर है हमारे हॉस्पिटल्स के लिए, हॉस्पिटल में किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिसेंट सर्ज इन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट? तो थोड़ा हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा। अभी देखा जाए तो बैंक जो है अधिक जो लोन दे रही है रिटेलर को दे रही है, हाउस लोन के लिए दे रही है, मॉर्गेज लोन के लिए दे रही है। जहां तक सवाल है कॉर्पोरेट को, तो कॉर्पोरेट के लोन में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ, पहले तो घटा था फिर स्टेबल हुआ, अब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो कॉर्पोरेट लाए कहां से पैसा? इसलिए कॉर्पोरेट क्या करिए, बॉन्ड इशू करिए। अच्छी बात है बॉन्ड इशू करना, क्योंकि भारत में जो बॉन्ड मार्केट है वो उतना डिपेंड नहीं हुआ। बट दिक्कत ये है कि भारत का जो बॉन्ड मार्केट है उसमें ज़्यादातर प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्टिसिपेशन है, यानी कि एक ही बार प्राइवेट खरीद लेता है, जैसे रिलायंस हो गया, जो बड़े बड़े जो फिश है वो डायरेक्ट खरीद लेते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। और यहाँ पे पब्लिक का उतना रोल नहीं है बॉन्ड खरीदने में, समझ गए। विद दिस बैकग्राउंड यहाँ पे हमें समझना होगा, जून 2025 में ओवरऑल बैंक क्रेडिट कम हुआ है, 9.5% हुआ,
समझ गए। लोन्स टू लार्ज कंपनी, जो कंपनीज को जो लोन गया बस 0.8% से राइज किया, या तो स्टेगनेट या फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बैंक जो पैसा दे रही है कॉर्पोरेट को उसमें कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, बहुत ही स्टेगनेंट है वो, ओनली विद द राइज ऑफ 0.8%। तो कंपनी करे तो करे कहाँ, पैसा तो मोबिलाइज करना है, तो इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रही है ट्रेजरी। बिल्कुल ये लोग जैसे कमर्शियल पेपर, कंपनी क्या कर सकती है, कमर्शियल पेपर को भी इशू कर सकती है ताकि वो पैसा बोरो कर सके मार्केट में। और दिक्कत वाली बात क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये सब अधिकतर ये प्राइवेट प्लेसमेंट ही होता है। तो एज यू कैन सी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इशू किया गया, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ 86%, स्पेशली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 25, यानी कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें अच्छा खासा बॉन्ड जारी किया किसने, कॉर्पोरेट्स ने। और कॉमर्शियल पेपर भी एज आई सेड कॉमर्शियल पेपर भी बढ़ा है। कॉमर्शियल पेपर मतलब कंपनी इशू करती है ताकि पैसा को मोबिलाइज किया जा सके। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस हैज बीन स्टेडली इंक्रीजिंग सिंस फाइनेंशियल ईयर 22 एंड विद टोटल इशुएंस नेरिंग रुपीज 10 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर। तो कहने का मतलब अच्छा खासा बोरो कर रही है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो भी बोरो हो रहा है इसमें अधिकतर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, अधिकतर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें पीपल का उतना पार्टिसिपेशन नहीं, पीपल का, नॉर्मल पीपल का पार्टिसिपेशन उतना नहीं है, समझ गए। तो अच्छी बात है, एक शुरुआत है हमारे बॉन्ड मार्केट के लिए, बट यदि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो तो बॉन्ड मार्केट और डिपेंड हो सकता हमारे कंट्री में। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड हुआ है और इसमें बहुत सारा चीज बताया गया है, लाइक पेंडिंग केसेस हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे का जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, सबको जोड़ दिया जाए। जो केसेस है पहले कंपेयर में पेंडिंग केसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ा है जी, तो 30% इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2020। तो लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट में। और कई हाई कोर्ट में तो मैटर 30 साल से पड़ा हुआ है जी। सम हाई कोर्ट मैटर्स हैव लिंगर्ड फॉर ओवर 30 इयर्स, 30 साल से पड़ा हुआ, अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। एज पर यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर इन दिल्ली लगभग 16 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाया गया पॉस्को के अंदर ताकि स्पीडी ट्रायल मिल सके, स्पेशली रेप एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस में। बट इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है केसेस, लगभग 6278 केसेस में जो कि 2017 से आए हैं, अभी तक मात्र 708 केस ही डील हुआ है। जून 2025 तक केवल 708 केस ही डील हुआ है जी। और पॉस्को एक्ट के अंदर केसेस को डील करने में लगभग 1700 डेज लग रहा है, लगभग 5 साल लग रहा है जी। तो इसलिए तो फास्ट ट्रैक नहीं आया था, फास्ट ट्रैक इसलिए आया था ताकि इस तरह का पॉस्को के अंदर जो भी एक्ट है उसका जो जस्टिस है वो जल्दी मिलना चाहिए। हाँ, जहां तक सवाल है वुमेन का पुलिस फोर्स में, तो 21.5% शेयर है। पुलिस ऑफिसर देखा जाए तो ओनली 5.2%, प्रिजन स्टाफ देखा जाए तो ओनली 8.4%। हाई कोर्ट में जो महिलाओं का भागीदारी है ओनली 16.7%। हाँ, सब ऑर्डिनेट सब कोर्ट में देखा जाए तो जजेस का परसेंटेज अच्छा है, लगभग 51% है। पैनल लॉयर्स देखा जाए तो लगभग 21% है। तो अभी भी एक लॉन्ग वे है जेंडर जस्टिस में, जेंडर एम्पावरमेंट में, जेंडर इक्वालिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। तो फर्स्ट हम लोग देखे थे वीकली करेंट अफेयर्स, और ये जो होगा ये स्पेशल है, मैप बेस्ड करेंट अफेयर्स होगा। तो मैप बेस्ड करेंट अफेयर्स नंबर 1, तो एज यू कैन सी नॉर्थ कोरियन लीडर ने भी मिलिट्री परेड, चाइना का मिलिट्री परेड को अटेंड किया है। सो वी हैव कवर्ड दिस वन। सो 3 सितंबर, जो 3 सितंबर को हुआ था 80th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ऑफ चाइना ओवर जापान इन सेकेंड वर्ल्ड वार, उसको कमेमोरेट किया गया। और इसलिए कमेमोरेट किया गया ताकि पूरा वर्ल्ड को मैसेज जाए, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को मैसेज जाए कि आर्म फोर्सेस में मिलिट्री वेपन्स में हम कम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत आगे है, सेमीकंडक्टर में हम बहुत आगे, बट हम मिलिट्री में
मिलिट्री वेपन्स में, आर्म फोर्सेस में भी कम नहीं है। और इस परेड में नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने भी अटेंड किया था। समझ गए, तो लगभग 26 लीडर्स, फॉरेन लीडर्स अटेंड किए थे। इसमें रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी थे और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर भी थे। नेक्स्ट, डिसिडेंट फैक्शंस ऑफ पाक किडनैप्स 34 सोल्जर्स इन कोलंबिया। ये कोलंबिया का नेबरिंग कंट्री देखा जाए तो इक्वाडोर और वेनेजुला। इक्वाडोर में भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल, यहाँ पे भी किडनैपिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग सब हो रहा है। बट कोलंबिया में क्या है कि कोलंबिया में एक टाइम में पाक रेबल्स कुछ ज़्यादा ही एक्टिव था जी, पाक रेबल्स। बट रिसेंट टाइम में इसने क्या किया, हथियार अपना डाल दिया, सरेंडर कर दिया और ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लिया, विच इज़ वेरी गुड। बट कुछ इसके जो फैक्शंस ग्रुप है उन्होंने इस तरीके से कुछ किडनैपिंग किया है सोल्जर्स को। यानी कि पाक रेबल्स का ही जो फैक्शंस है उसने 34 जो सोल्जर्स है कोलंबिया का उसको किडनैप किया है जी। सो एज यू कैन सी 34 जो सोल्जर्स है उसको किडनैप किया है किसने, फैक्शंस ऑफ पाक का। और ये रेबल ग्रुप रहा है कोलंबिया का, बट इसने हथियार डाल दिया, हथियार सरेंडर कर दिया और अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लिया। बट उसके बावजूद भी कुछ इसके जो फैक्शंस हैं उन्होंने इस तरह का काम किया है। और प्रेसिडेंट पेट्रो ने ब्लेम किया है डिसिडेंट्स को कि इसी के वजह से इस तरीके से वायलेंस बढ़ रहा है रिसेंट टाइम्स में। कहाँ पे, कोलंबिया में। सो कोलंबिया बहुत दिन से ही न्यूज में बना हुआ, वेनेजुला भी बहुत दिन से ही न्यूज में बना। एट द सेम टाइम इक्वाडोर में भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, हाँ, एक्सटेंसिव ऑयल एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव बाय DRC। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दिस वन, ये जाना जाता है 60% कोबल्ट के लिए भी। दुनिया में सबसे अधिक कोबल्ट प्रोडक्शन कहीं पे होता है, कोबल्ट रिजर्व है, तो है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। सो एज यू कैन सी, अभी जो वहाँ के प्रीमियर है, वहाँ के जो मेन जो लीडर है, उन्होंने कहा है कि बहुत सारा जो लैंड है उसको हम क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे। बट इसे क्या है कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो सकता है। एज यू कैन सी, DRC कहा है कि हम एक्सटेंसिव ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे और ऑक्शनिंग भी करना शुरू कर दिया 52 न्यू ऑयल ब्लॉक्स का, ठीक है, 2025 में। और इसमें लगभग 125 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड कवर होंगे जी। तो इस एक्सपांसन के वजह से लगभग 4 करोड़ 39 मिलियन पीपल, यानी कि लगभग 4 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोलॉजिकली कार्बन सिंक को भी इम्पैक्ट करेगा क्योंकि बहुत सारे जंगल को काटे जाएंगे, इससे बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट पड़ेगा और कंट्री का जो कंजर्वेशन एफर्ट है वो भी अंडरमाइन हो जाएगा। सो ये एक अपने आप में एक ऐसा फैसला है जो लोगों को भी परेशानी में डाल सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी जगह है, बट यदि इन्वायरमेंटली हम लोग देखें तो ये बहुत ही एक डिजास्टरस एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, यस वी हैव कंप्लीटेड मैप बेस्ड करेंट अफेयर्स, और इसमें हम लोग थोड़ा ट्रेंड स्टॉक भी देखेंगे, यानी कि डेटा भी देखेंगे। फर्स्ट वन, सेल ऑफ मेजर फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स। इसमें हमें कंपेयर करना है 2023 और 24 एंड 24 और 25 का। सो इस आंकड़ा को छोड़ देते हैं, ये आंकड़ा इसको पकड़ते हैं। तो रिसेंट आंकड़ा ये है 2024 और 25 का। यूरिया कितना सेल किया जा रहा है भारत में, तो यूरिया 387 ये लाख टन्स में है जी। तो लगभग कह सकते हैं हम लोग लगभग 39 मिलियन टन्स। यूरिया कितना है, 39 मिलियन टन्स है जी। डीएपी कितना है, 9 मिलियन टन्स। डीएपी कितना, 9 मिलियन टन्स। हाँ, एनपीकेएस और जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है वो कितना है, 14 मिलियन टन्स। एसएसपी ये भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ये कितना है, लगभग 5 मिलियन टन्स। और एमओपी मोराट ऑफ पोटास ये कितना है, लगभग 2 मिलियन टन्स। तो सबसे अधिक जो फर्टिलाइजर भारत में जो यूज होता है, डेट इज यूरिया, समझ गए। और भारत सरकार 2 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए देती है, और जिसमें से 1.3 लाख करोड़
केवल यूरिया सब्सिडी के लिए देती है, यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए देती है। समझ गए? तो इस आंकड़ा को याद कर लेना है। ये लाख टन्स में दिया गया है और यहाँ पे ये मिलियन टन्स में है। नेक्स्ट, एज यू कैन सी सेकेंड ट्रेंड स्टॉक, इसमें देखेंगे कि इंपोर्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, किस कंट्री से करते हैं। जहाँ तक सवाल है चाइना से, तो चाइना से अच्छा खासा हमारा 21 लाख टन्स इंपोर्ट होता था जी, 21 लाख, और घट के कितना हो गया 1 लाख टन्स, यानी काफ़ी घटा है, ये काफ़ी घटा है बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल रीजन। ओमान से अच्छा खासा हम लोग 2023-24 में कर रहे थे और अचानक बढ़ कितना हो गया 19 लाख टन से 29 लाख टन हो गया जी। रसास से लगभग 16 था पहले और घट के कितना हो गया 9 हो गया। तो हमें याद करना होगा कि चाइना से अच्छा खासा हो रहा था, बट रिसेंट टाइम में 2024 और 25 में ये बहुत ज़्यादा ही कम हो गया बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल रीजन। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ये यूरिया से रिलेटेड है और ये डीएपी का भी बहुत घटा है जी। 22 लाख टन था, घटे कितना हो गया, चाइना से जो इंपोर्ट करते कितना हो गया 8 लाख टन। तो पहले 22 लाख टन डीएपी इंपोर्ट करते थे चाइना से, घट के कितना हो गया 8 लाख टन। उसी तरह सऊदी अरब से लगभग 16 लाख टन और बढ़ के कितना हो गया लगभग 19 लाख टन। तो हमें याद करना होगा किस किस कंट्री से हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं और कौन से कंट्री से हम लोग बहुत ज़्यादा ही इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। जहाँ तक सवाल है यूरिया का, तो हम लोग कह सकते हैं ओमान टॉप, उसके बाद रसिया कह सकते हैं, उसके बाद कतार कह सकते हैं। समझ गए विथ रिसेंट फिगर। और जहाँ तक सवाल है डीएपी से, तो डीएपी में बिल्कुल सऊदी अरब होगा, उसके बाद मोरक्को होगा और उसके बाद चाइना होगा। नेक्स्ट, एज यू कैन सी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और नेयरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला। ये दोनों ही प्राइवेट कंपनीज हैं और इन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ बिकॉज ऑफ द चीप ऑयल फ्रॉम रसिया। समझ गए? तो रिलायंस का देखा जाए तो यस सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, देखिए बढ़ते ही चला जा रहा है जी। उसके बाद नायरा का, तो ये दो कंपनी सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, इस दो कंपनी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है बिकॉज ऑफ द चीप ऑयल फ्रॉम रसिया, बिकॉज ऑफ द चीप ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया। बाकी आंकड़ा है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट, एज यू कैन सी इसमें पेंडिंग क्रिमिनल केसेस के बारे में बताया गया है। तो यदि सीरियस आईपीसी केस देखा जाए तो रेवंत रेड्डी कांग्रेस तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट 72 सीरियस आईपीसी केसेस। उसके बाद देखा जाए तो स्टालिन, उसके अगेंस्ट 11 है जी। चंद्रबाबू नायडू जो अभी प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के सीएम है, उनके अगेंस्ट 32 है। तो अभी बीच में अब एनडीए सरकार ने एक प्रपोजल लाया था कि जिसके अगेंस्ट सीरियस केसेस है, सीरियस ऑफेंसिव केसेस है, उसको चीफ मिनिस्टर या किसी भी मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ सकता है। तो यस, ये आंकड़ा देखे तो बहुत चौंकाने वाला है। यदि वो बिल पास हो जाता, एक्ट बन जाता है, तो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर को, बहुत सारे मिनिस्टर को अपना गद्दी छोड़ना पड़ेगा जी। समझ गए? और यहाँ पे देखेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश में, यानी कि एमएलए जिसको बहुत ज़्यादा ही क्रिमिनल चार्जेस उसके अगेंस्ट 79 और 56 तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। क्रिमिनल चार्ज कितना है 79 है और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस कितना है 56। आंध्र प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही केसेस है, चाहे वो सीरियस केसेस हो, चाहे सीरियस क्रिमिनल केसेस हो या फिर क्रिमिनल केसेस हो। एज यू कैन सी यहाँ पे भी बिल्कुल, आई मस्ट से दिस वन ऑल्सो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नंबर ऑफ एमएलए थे तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा 23 एमएलए हैं। इसके अगेंस्ट केसेस, इसके अगेंस्ट महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, एब्यूजमेंट, उससे रिलेटेड केसेस है सबसे अधिक कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। कितने 23 एमएलए के ऊपर आरोप है जी, एज पर एडिया। हाँ, यहाँ पे देखेंगे जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में भी देखें क्रिमिनल चार्जेस कितने परसेंट ऑफ एमपीज के अगेंस्ट, 46%। ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है जी, 46%। राज्यसभा, लोकसभा सब एमपी को जोड़ दे, 46% टोटल एमपीज के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस। और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस देखा जाए तो 31% है। ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा ही है। नाउ विल सी अ ट्रेंड स्टॉक 8 एवरेज टाइम स्पेंड अक्रॉस प्लेटफॉर्म। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जा रहे हैं दैट इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में पर डे लोग 55 मिनट्स स्पेंड कर रहे हैं जी।
व्हाट्सएप में 50, फेसबुक पे 53 एंड थ्रेड्स पे 30 मिनट्स पर डे। नाउ एज यू कैन सी, रसिया एंड फ्रांस, ये तो जो कंट्री है इंडिया का सबसे ज़्यादा, हम लोग यहीं से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, आर्म्स इंपोर्ट करते हैं ये दोनों कंट्री से। बट रिसेंट टाइम में रसिया का शेयर घटा है और फ्रांस का शेयर ठीक है, फ्रांस का शेयर स्टडी है और थोड़ा बढ़ भी रहा है, बट जो रसिया का शेयर है वो पहले कंपेयर में घटा है। समझ गए? से यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रसिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है जो भारत तरफ वो रिसेंट टाइम में घटा है। समझ गए? नेक्स्ट वन, यस, इस मॉड्यूल का ये लास्ट सेगमेंट होगा, इसमें हम लोग 10 सेंटेंस को पकड़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए, और उसको डील करेंगे विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो पहला स्टेटमेंट है, इंडियन रूपी इज वन ऑफ द करेंसी टेकन व्हाइल अराइविंग एट डॉलर इंडेक्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डॉलर इंडेक्स बेस्ड है 6 करेंसी पे, 6 करेंसी पे। वो करेंसी कौन सा है? कैनेडियन डॉलर नंबर 1, स्विट्जरलैंड का करेंसी स्विस, फिर स्वीडिश का करेंसी दैट इज क्रोना, स्वीडिश क्रोना, ठीक है। उसके बाद फिर पाउंड्स हो जाएगा, ब्रिटेन का पाउंड्स हो जाएगा, फिर यूरो हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का, और उसके बाद जापान का यान हो जाएगा। 6 करेंसी पे बेस्ड है जी, इंडिया नहीं होगा, इस स्टेटमेंट गलत हो गया। इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज अराउंड, 3% नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कितना एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं? लगभग 1.8 to 1.9% ऑफ आवर जीडीपी। थर्ड स्टेटमेंट, लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर आर इन G1 कैटेगरी। तो G1 कैटेगरी में नहीं है, G3 कैटेगरी में, जो रेसिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली जो पाया गया है लिथियम रिजर्व्स, वो कौन से स्टेज में? G3 स्टेज में, यानी कि उसको अभी एक्सप्लोर नहीं किया सकता। G3 से G2 फिर G1, तब जाके, यानी कि कहने का मतलब अभी बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा उसको एक्सप्लोर करने में। तो G3 स्टेज में है जी। डोनेट्स्क, लुहांस्क एंड ज़पोरिजिया रीजन, ये न्यूज़ में बिल्कुल बना हुआ है, ये रस्सा में नहीं है जी। ये कहाँ पे? यूक्रेन में है। कहाँ पे? यूक्रेन में है। जहाँ तक सवाल है डोनेट्स्क और लुहांस्क का, ये डोनबास रीजन में। कहाँ पे? डोनबास रीजन ऑफ यूक्रेन, डोनबास रीजन ऑफ यूक्रेन। तो स्टेटमेंट गलत हो गया ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट, इंडियाज इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ लार्ज हाइड्रो इज हायर देन दैट ऑफ सोलर। ये भी स्टेटमेंट गलत। सोलर का यदि हम लोग इंस्टॉल कैपेसिटी देखेंगे तो ये 110 के आसपास होगा, 110 होगा जी। हाँ, बट यदि हाँ 110 यूनिट, और बट लार्ज हाइड्रो का देखेंगे तो लार्ज हाइड्रो लगभग 46 to 47 है जी। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि सोलर के बाद विंड आता है, विंड कितना है? लगभग 55 के आसपास। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फॉर इंडिया, स्टेटमेंट 6, फॉर इंडिया द न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर इज मोर देन 50%। नो, जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है वो लगभग 30 से लेके 40% है जी, लगभग 30 से लेके 40%। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट, कॉस्पी इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर्टेनिंग टू कोरिया। ये करेक्ट है, स्टॉक मार्केट है कोरिया का, ये साउथ कोरिया का। FTSE 100 ये इंडेक्स है यूएस का नहीं जी, ये इंडेक्स है यूके का। समझ गए? तो इसलिए गलत हो जाएगा, यूके का होगा। और स्टारशिप ये क्या है? मेगा रॉकेट है, नासा का नहीं है, यूएस का तो है, नासा का नहीं है, ये स्पेस एक्स का जी, एलन मस्क का स्पेस एक्स का है जी, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और लास्ट देखते, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द डे, ऑरस्टेड ग्लोबल इज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेवलपर ऑफ ऑफशोर विंड फार्म्स। ये करेक्ट बात है कि जो ऑरस्टेड ग्लोबल है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर है, क्या चीज का? ऑफशोर विंड फार्म्स का। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन कैसा लगा? यदि कुछ फीडबैक देना है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।